नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन, क्लाइमेट और वेदर वेदर जो पैरामीटर है उनके ऊपर सीधा डिपेंडेंट रहता है। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं सोइल के पैरामीटर्स के साथ या बायोटिक साइकिल्स जितने हैं उनके साथ, तब वहाँ पर ये हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस जगह पर कौन सी फसल लगेगी, किस सीजन में लगेगी और कितनी उसकी यील्ड आ सकती है, क्या क्या उसके अंदर क्लाइमेट के जो वेरिएशन है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो आज आइए देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्लाइमेट का पढ़ना या इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। किसमें? प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके प्रोडक्शन में। अब जब दोनों चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्लाइमेट की जो सनशाइन आवर्स है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउडीनेस है, टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, और जिसके कारण आगे जाके लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेट पर। और क्लाइमेट इंटरेक्ट करे किसके साथ? सोइल के साथ या बायोटिक फैक्टर्स के साथ। जब ये इंटरेक्शन सही होता है तीनों का, तब वो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वेल होता है, उसका प्रोडक्शन भी वहाँ हाईएस्ट होता है। तो जब क्लाइमेट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट को डिवाइड कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये काम शुरू किया 1920 में लैंग ने। जब 1920 में जब एग्रीकल्चर का स्टार्ट था तो बहुत सारी चीज़ें तो थी नहीं हमारे पास, ना इंस्ट्रूमेंट्स थे साइंटिस्ट के पास। तो दो बड़े जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर थे या क्लाइमेटिक पैरामीटर थे, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, जिसके आधार पर उन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की रेशो ली और उसके आधार पर क्लाइमेट को डिवाइड किया। तो इसने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया तीन भागों में, 1, 2, 3। और ये तीन भाग कौन से थे? प्रेसिपिटेशन कितना था, उसके एवज में टेम्परेचर उस एनुअल टाइम का कितना रहा। और ये जब इसने क्लासिफाई किया तो 10 से 40 तक अगर रेंज आती थी तो वो एरिया कहलाता था एरिड रीजन, यानी जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज रहती थी, सोइल का मॉइस्चर वहाँ पर कम रहता था। दूसरा है 40 से 160, वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा था, जहाँ पर बरसात अच्छी थी, उसको इसने डिवाइड करके कहा ह्यूमिड एरिया। और जहाँ पर जो रेशो 160 से ऊपर गई उसको इसने कहा वेट रीजन या वेट क्लाइमेट। अब थोड़ा सा और तरक्की हुई 6 साल बाद, यानी 1926 में फिर एक नई क्लासिफिकेशन और आई जो सेम इसी पद्धति पर आधारित थी, और ये थी डी मॉन्ट्रे ने 1926 में। उसने लैंग की जो रेशो थी इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। इसने क्या किया, प्रेसिपिटेशन बटे एनुअल मीन टेम्परेचर, एनुअल मीन टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ऐड करके उस पूरे एनुअल ग्रोइंग सीजन का उसने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। जब ये क्लासिफाई किया इसने, तो जो लैंग ने तीन भागों में क्लासिफाई किया था, और जो हमारे डी मॉन्ट्रे हैं इन्होंने 4 भागों में क्लासिफाई किया। कब? 1926 में। 1, 2, 3, 4। अब चारों तरफ क्लासिफिकेशन करते करते गए तो इसने किया 5 से 10 तक अगर ये रेशो आती है, 10 से 20 तक आती है, 20 से प्लस है सभी, 20 से 30 तक आती है और 30 से ज़्यादा आती है। तो 5 से 10 तक आती है, यानी प्रेसिपिटेशन अब कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये कौन सा होगा? ट्रू डेजर्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे हमने एरिड लिया था जिसकी संख्या जो आती थी 10 और 40 के बीच में आता था, और जैसे ही टेम्परेचर 10 इसमें जोड़ दिया फिर भी वहाँ पर बारिश होती है। टेम्परेचर एवरेज होने के बाद भी जो टेम्परेचर की रेंज है वो इतनी हाईएस्ट नहीं जा पाती, तो उसको क्या कहते हैं? ड्राई स्टेप। और जहाँ 20 से 30 के बीच में आता है वो है मैदानी पठार, पैरीज पठार बोलते हैं। और 30 से ज़्यादा जो होता है वो है फॉरेस्ट का वेजिटेशन।
तो इसका मतलब जब इसने क्लासिफिकेशन किया तो इसने क्लासिफाई करके क्या बताया, इस आधार पे क्लासिफाई करते हैं तो इस प्रकार की वेजिटेशन हमें मिलेगी। अगर 5 से 10 के बीच में होती है वहाँ डेजर्ट की वेजिटेशन मिलेगी, 10 से 20 तो ड्राई स्टेपल्स मिलेंगे, 20 से 30 आती है तो घास के मैदान मिलेंगे, और 30 से ऊपर अगर ये रेसो आती है तो वहाँ आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब इसने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पे वेजिटेशन का भी साथ साथ वर्गीकरण किया कि कैसी वहाँ पर आपको वेजिटेशन मिलेगी। फिर थोड़ी सी और तरक्की हुई 1920 से 26, और उसके बाद आता है 1936 का दौर। 1936 में आते आते आपने एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा, कोपन्स क्लासिफिकेशन। जब कोपन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया तो 5 महत्वपूर्ण ग्रुपों में इसने क्लाइमेट को 1937 में डिवाइड किया। हम डिवाइड करते ए, बी, सी, डी और ए, 4 ग्रुप में इसने डिवाइड किया। पहला जो डिवीजन था वो था ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट का मतलब इक्वेटर के साथ आसपास का एरिया, जहाँ पर अगर इक्वेटर के पास होगा तो सूरज की रोशनी सीधा पड़ेगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी बरसात ज़्यादा होगी। तो इसमें एक खास बात थी, जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा कूलेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब बारिश ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, 18 से ज़्यादा है। और जब ऐसी क्लाइमेट आती है तो इसमें 3 भागों से आगे की और वर्गीकरण किया कि नो ड्राई, जो जहाँ ये बारिश होती है, ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर बारिश होती रहती है, तो ऐसा हुआ नो ड्राई सीजन एट ऑल। पहला तो पूरी साल में कभी ड्राई सीजन रहेगा नहीं, यानी बरसात होती रहेगी। दूसरा क्या रहेगा, ड्राई इन समर और ड्राई इन विंटर। इतना डीप तक क्वेश्चन जाना मुश्किल है, पर ये हो सकता है कि ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में पूछ लें कितने भाग में वर्गीकरण करते हैं इसका। तो कोपन की जब क्लासिफिकेशन आती है तो 5 भाग में आप इसको समझो। पहला ट्रॉपिकल रेन, उसको भी अगर आगे जाके करते हैं तो 3 भागों में क्लाइमेट इसकी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो क्लासीफाई हो जाती है। नो ड्राई यानी हमेशा 12 महीने बरसात होती रहेगी, फिर समर में बरसात नहीं होगी, कुछ ड्राई सीजन रहेगा, और कुछ ऐसा रहेगा जब विंटर में बारिश नहीं होगी। उसके बाद आता है ड्राई क्लाइमेट, जो हमारी बी क्लास है। ड्राई क्लाइमेट का मतलब कुछ ऐसा सीजन है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सोयल के ऊपर से इवोपरेशन रहेगा, तो इवोपरेशन जब भी एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन से, इसका मतलब वहाँ ड्राइनेस आनी संभावित है। तो इसमें क्या रहेगा, जो कूलेस्ट मंथ होंगे उनका एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा। अब ड्राई क्लाइमेट है तो ड्राई में तो बिल्कुल सूखा तो हो नहीं सकता, तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, एरिड ड्राई क्लाइमेट और सेमी एरिड ड्राई क्लाइमेट। अब 2 क्लासिफिकेशन हमारी होगी, ट्रॉपिकल और ड्राई, दोनों में 2-2 क्लासेस थी। आगे जो क्लासिफिकेशन है उसमें ऐसा नहीं है। थर्ड है वार्म टेम्परेचर रेनी क्लाइमेट। अब इनके पास जो खासियत है वो ध्यान रखनी है आपने कि क्या है इसका। तो इसमें क्या होगा, जो कूलेस्ट मंथ होगी वो एवरेज टेम्परेचर लिया था हमने, ये कूलेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, बट जो कूलेस्ट मंथ है उसका -3 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। वार्म टेम्परेचर रेनी क्लाइमेट में जो कूलेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो 18 से कम रहेगा, और लेकिन -3 से ज़्यादा रहेगा। अब आते हैं कोल्ड स्नो। कोल्ड स्नो का आप मतलब समझ गए, जहाँ ठंड भी रहती हो और वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ पर जो बर्फ भी पड़ती हो, तो ऐसे जगह पे क्या रहेगा, जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर -3 से ज़्यादा रहेगा, -3 से। और जो गर्मी वाले महीने हैं इन जहाँ स्नो पड़ती है, वार्म जो सीजन है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहेगा। 10 से ऊपर है, 10 से नीचे रहेगा। 10 से ऊपर चला जाएगा तो वो ड्राई क्लाइमेट की तरफ बढ़ेगा। तो डी जहाँ कोल्ड स्नो क्लाइमेट होगा
उठे जो सबसे ठंडा महीना होगा उनका एवरेज टेम्परेचर -3 से ज़्यादा होगा, लेकिन गर्म जो महीने हो गए उसमें भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब हम ये करें, शिमला से रोहतांग की तरफ जाते हैं वो वाला एरिया, जब उससे और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं जहाँ 12 महीने सोई पड़ती है तो वो आएगा ई पोलर रीजन क्लाइमेट। पोलर रीजन में क्या होगा कि चाहे कुछ भी कर ले वहाँ का एवरेज टेम्परेचर रहेगा -10 डिग्री से नीचे नीचे रहेगा हमेशा ही, कभी इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और वहाँ पर हमेशा बर्फ की चादरें ढके मिलेंगी, आइस कैप्स मिलेंगे आपको। तो वो क्लाइमेट जो कोपस ने क्लासीफाई किया। तो अब तक हम 3 पढ़ चुके, लैंग 1920, डी मॉन्टले 1926, कोपन ने क्लासिफिकेशन 1936। इसने प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का बताया, इसने प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर +10 डिग्री उसके आधार पे 4। उसके बाद उसको और मॉडिफाइड किया, कोपन ने क्लासीफाई किया क्लाइमेट को 5 ग्रुप में, ट्रॉपिकल रेनी, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेचर रेनी क्लाइमेट, कोल्ड स्नो क्लाइमेट और पोलर रीजन क्लाइमेट। उसके बाद